क्या हाल है शायद रियाज मलिक? कहते हैं ठीक है। वैसे अब फ़र्क पड़ गया ना इंशाल्लाह। और उनको बता देना क्या ना, मुझे याद रहता है उनके ख़त कभी कभी आते हैं, पैगाम, लेकिन कमज़ोरी मालूम होता है ज़्यादा रही है। अब ख़त लंबे नहीं लिख सकी, सिर्फ पैगाम देती रही हैं। अच्छा जी, अब आज का सबक शुरू करें। आपको जो मैंने अब तक दवाएं पढ़ाई हैं उनमें मेरा तरीक़ ये था, और यही आइंदा भी जारी रखूँगा, कि पहले इब्तदाई मोटी मोटी इलामतें, अमूमी तारुफ, ताकि उससे ज़रा शनासाई हो जाए। फिर रफ्ता रफ्ता दूसरी दवाओं के ज़िक्र में उनके बाद ऐसे पहलू जो दूसरी दवाओं से मिलते हैं या मुख्तलिफ हैं, उस हवाले से बताता जाऊं, ताकि वो एक वक्त में एक दवाई की इलामतें बहुत ज़्यादा ना जहन पे दबाव डाल जाएं, लेकिन जब दूसरों के हवाले से आएंगी तो फिर याद करने में आसानी होगी, और वो एक नुमाया जिस तरह एक चीज़ हो जाती है ना, एक लैंडमार्क बन जाता है। तो इसलिए अमूमी तौर पर शुरू में नई दवाओं का अमूमी तारुफ और मरकज़ी बाज़ नुक्ते, फिर बाज़ खुसूसियात ऐसी हैं जो मुमताज़ हैं, वो बाद में सही। इस वक्त तो सबसे पहले मेरा ख्याल है एक अहम दवा है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली, उसका ज़िक्र तो आता रहा है लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है तफसील से निस्बतन, वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका कुचला है जिससे अमूमन ये पुराने ज़माने में कमेटियों वाले कुत्ते मारा करते थे, और कुचला देकर है बड़ा जुल्म वैसे कुचला देख कुत्ता मारना, क्योंकि उसका वो जो मैंने देखा है ऐसा कुत्ता मरते हुए, उसको चक्कर बहुत आ रहे होते हैं और फालिज अमूमन टांगों से शुरू होता है, और पिछला धड़ फिर वो घसीटता है, कुछ देर फिर तकलीफ़ की हालत में मरता है। इसको तो बैन होना चाहिए, या गोली मारें या कोई और फौरी ज़रिया इस्तेमाल करें, मगर ये बहुत अंधेर है। कुत्ता चूँकि वो गोश्त आराम से खा लेता है जिस पर कुचला लगा दिया गया हो, और कुचले की कोई ऐसी बू नहीं है जो उसको महसूस कर सके, इस वजह से गालबन ये कुचले का इस्तेमाल करते हैं। कुचला दुनिया की बहुत सी दवाओं का तोड़ है। होम्योपैथिक में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं उनमें से बहुत सी दवाओं का तोड़ है, और असल इसका मुख्तलिफ जहरों से ताल्लुक़ है। ये इस किस्म का जहर है जिसमें बहुत से जहरीले मादे इकट्ठे हैं, तो इस वजह से ये होम्योपैथी में जब इस्तेमाल होता है तो वसी पैमाने पर जहरों के तोड़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर और कुछ ना समझ आए तो पहले कुचला ये नक्सवामिका दे देना चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ अगर आपके पास आएँ जो कहते हों कि हमने सब दवाएं देख ली हैं, हर किस्म के इलाज किए, जिनके हाथ वैसे ही दवाएं खाने में खुले हों, कई किस्म की चीज़ें इकट्ठी करके फुके मारते रहते हैं, उनका इलाज कुचले से शुरू करना बेहतर है, यानी नक्सवामिका से, क्योंकि नक्सवामिका उनकी बाज़ जो बाद में आने वाली इलामतें हैं जो दवाओं की पैदा करते हैं उनको साफ़ कर देगा, और मरीज़ की असल इलामात जो ख़ुद ठीक कर सकता है करेगा, बकिया जो रह जाएगा वो असल मरीज़ है, और जो उसकी मसनूई इलामतें थीं वो अमूमन नक्सवामिका से साफ़ हो जाती हैं। नक्सवामिका सल्फ़र के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखता है। सल्फ़र बहुत डीप एक्टिंग दवा है। सल्फ़र भी अभी बढ़ानी है ना आपको, हाँ, और उसका ज़िक्र आता रहा है। सल्फ़र चोटी की दवाओं में से है, और गहरा असर रखने वाली, जो मसलन सिल वगैरह में काम आने वाली, कैंसर में काम आने वाली, और ग्लैंड्स की
गहरी तकलीफ़ों में। ग्लैंड्स में से सबसे ज़्यादा असर इसका दिल पर, जिगर पर होता है, और जिगर के हवाले से फिर बाद में दिल पर असर करती है, वरना नहीं। लंग्स के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है और दिल के साथ बरह रास्त नहीं है, जैसे कि मैंने बयान किया है। अगर लंग्स की बीमारी की वजह से दिल को तकलीफ़ पहुँचे तो फिर ये काम आएगी। मसलन बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि दिल कमज़ोर हो गया है और पंप नहीं कर सकता, उसके नतीजे में खून वापस जाता है लंग्स की तरफ और उसको भर देता है, फिर उसकी झिल्लियों से पानी रिसता है तकलीफ़ की वजह से, और वो लगता है कि सांस की जगह छोटी होती जा रही है। ये अगर दिल की कमज़ोरी की वजह से हो तो सल्फ़र उसमें काम नहीं आएगी। दिल का इलाज ज़रूरी है, कोई ऐसी दवा ज़रूरी है जिससे पेशाब कसरत से आए या पसीने वगैरह के ज़रिए जिस्म का पानी निकले, दिल पर से बोझ कम हो, और दिल को टोन अप करने वाली दवा चाहिए। सल्फ़र दिल को टोन अप करने वाली दवा नहीं है। सल्फ़र का असल गहरा ताल्लुक़ जिगर से, लंग से और दिमाग से है, और जिगर से ताल्लुक़ रखने वाली शरीयान खून की, जिनको हम वेन्स, होम्योपैथिक फ़लसफ़े के मुताबिक जिगर का ज़्यादा ताल्लुक़ वेन्स से है, पोर्टल सिस्टम में वेन्स को वो लेते हैं, तो इसलिए वीनस दवा सल्फ़र है और चोटी की दवा है। अब चूँकि ये गहरा असर रखने वाली दवा है, इसलिए जब अंदर से किसी बीमारी को ठीक करती है तो वो कमज़ोरी सरफेस पे आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आए, मगर बसा औक़ात होता है कि सल्फ़र दी है आपने तो कोई जल्दी इलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। बवासीर में कुछ थोड़ी सी और तकलीफ़ बढ़ जाएगी वक्ती तौर पर, कोई एक्जीमे की तकलीफ़, जल्द पर और कई किस्म की तकलीफ़ें, ख़ारिश वगैरह। ऐसी सूरत में सल्फ़र का एंटीडोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र ने तो बड़ा एहसान किया है जो अंदर की छुपी हुई बीमारी को निकाल रही है, और ख़ास तौर पर ग्लैंड्स में बैठी हुई बीमारी को, और इसी तरह लंग्स में भी। तो उसका ऐसा एंटीडोट जो सिर्फ इसके पैदा करदा रिएक्शंस यानी रद्द अमल को साफ़ करे, वो नक्सवामी का है। ये सारी तमहीद मैंने नक्सवामी का की खातिर बांधी है। नक्सवामी का को आप ये समझ लें सल्फ़र का झाड़ू है। सल्फ़र बाहर निकालेगी जो चीज़ें, उसको झाड़ू देना हो तो नक्सवामी का इस्तेमाल करें, वो जिल्द से साफ़ कर देगा, लेकिन अंदर की बीमारियों को दूर नहीं करेगा। उसके लिए फिर सल्फ़र देनी पड़ेगी। तो वो गहरी अमराज जिनका सल्फ़र से ताल्लुक़ हो, उनकी ज़ाहिरी इलामतों को दूर करने के लिए, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए नक्सवामी का बेहतरीन दवा है। नक्सवामी का बहुत सी चीज़ों का एंटीडोट है, और मगर बाद ऐसी एंटीडोट्स हैं जो डॉक्टर ज़िक्र नहीं करते, यानी होम्योपैथिक किताबों में ज़िक्र नहीं मिलता। बाज़ किस्म की एलर्जीज़ का भी एंटीडोट है ये। बाज़ लोगों को चावल से एलर्जी हो जाती है, चावल खाने से काफ़ी तकलीफ़ बढ़ती है। गोश्त से एलर्जी हो जाती है, गोश्त से बाज़ तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। नक्सवामी का आपको चावलों में कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, गोश्त में मिलता है, लेकिन मैंने मरीज़ों पे इस्तेमाल करके देखा है इसकी इलामतों की वजह से। चावल खाने से जिनको तेज़ाबियत बढ़े और फिर तकलीफ़ हो, तेज़ाबियत के हवाले से मैंने नक्सवामी का दिया और बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ। फिर मुस्तकिल मैंने ऐसे मरीज़ों पर इस्तेमाल करके देखा जिनको चावल से तकलीफ़ बढ़ती है, तो नक्सवामी का हर दफ़ा काम करता है। हालांकि नॉर्मली जो इसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है ये खुश्क दवा है, और चावल से बढ़ने वाली तकलीफ़ें ऐसी दवाओं से ताल्लुक़ रखती हैं जिनको हम मरतूब दवाएं कहते हैं। मसलन नेट्रम सल्फ़ नेट्रम म्योर की तरह एक नमक का सॉल्ट, इसका सॉल्ट है सोडियम का। सोडियम में जो ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल होते हैं सॉल्ट्स, एक है सोडियम, यही नेट्रम के हवाले से याद है, नेट्रम क्लोराइड, वो इतना नहीं, नेट्रम सल्फ़,
नेट्रम म्योर और नेट्रम कार्ब, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। जहाँ लफ्ज़ नेट्रम आए वहाँ याद रखें कि मुराद सोडियम है। अब जो सोडा बाई कार्ब घर में इस्तेमाल करती हैं कई दफ़ा पकौड़े बनाने के लिए, कई दफ़ा वो खट्टे डकार ठीक करने के लिए, वो यही सोडियम यानी नमक का नमक की एक किस्म है। नमक होता है क्लोरीन के साथ जब सोडियम रद्द-ए-अमल दिखाए तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, यानी नेट्रम म्योर। म्योर कहते हैं असल में तो समंदर को, मैरा, पुरानी इंग्लिश में मैर और मैरा समंदर को कहा जाता था। तो समंदर का चूँकि नमक से बहुत ताल्लुक़ है, इसलिए समंदर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नमक चूँकि सोडियम क्लोराइड है, इसलिए म्योर का नाम ही, मेयर लफ्ज़ क्लोरीन के लिए इस्तेमाल हो गया, क्लोराइड के लिए। तो सोडियम क्लोराइड का जो टेक्निकल नाम है वो है नेट्रम म्योर। और दूसरा मैंने क्या बताया, सल्फ़र के साथ जब ये रद्द-ए-अमल दिखाकर नमक बनाता है तो सोडियम सल्फ कहते हैं उसको, नेट्रम सल्फ। और कार्बन के साथ जब मिलता है तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जो साबुन धोने का, साबुन बनाने का नुस्खा है उसको सख्त किस्म का सोडा कहते हैं, खारा सोडा, वो सोडियम कार्बोनेट है। और जो खाने पीने वाला सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसलिए सोडियम कार्ब और सोडियम बाइकार्ब को अलग रखें। आपको मैं आज नक्सवामी का किताब का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ ज़िम्नन ये बता रहा हूँ कि नक्सवामिका में इन तीनों सोडों की बाज़ इलामतें मिलती हैं। ये सारे सोडियम मैदे में तेज़ाब पैदा करते हैं और नेट्रम सल्फ मैदे के अलावा जिगर पर बहुत बुरा असर डालता है। अगर आपको मेरा पहला लेक्चर एक याद हो तो आपको खुद भी बहुत सी दवाओं को समझने में आसानी हो जाएगी और याददाश्त को मदद देने के लिए ये बेहतरीन तरीक़ है। आपको मैंने बताया था कि जिस मेटल से या जिस मिनरल से कोई चीज़ बनती है वो मिनरल अपना बुनियादी असर ज़रूर कुछ न कुछ अपने नमकियात में भी ज़ाहिर करता है। और अगर दोनों ही बुनियादी मादे हों, एलिमेंट्स ऐसे हों जो रोज़मर्रा हमारे ज़िंदगी पर असरअंदाज हों, तो उनका मिजाज समझने के लिए दोनों का अलग अलग मिजाज आपको याद हो तो आसानी हो जाएगी याद करने में। अब सोडियम के लिए साथ मैंने 3 दूसरे जूस जोड़े हैं। सल्फ़र का एक आपको पता है सबसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ किस चीज़ से है? जिगर से। और जितनी एंटीबायोटिक्स हैं सब में सल्फ़र होती है, बेस उसका सल्फ़र है। और सबसे ज़्यादा जिगर को बर्बाद ओवरडोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक करती है। जिन मरीज़ों को आदत पड़ जाए बार बार एंटीबायोटिक खाने की, कुछ देर के बाद वो जरासीम उस एंटीबायोटिक का तोड़ बना लेते हैं और आदी होने की वजह से ज़्यादा एंटीबायोटिक दरकार होती है। इसके मुतालिक 2 मुख्तलिफ नज़रियात हैं और दोनों ही अपनी ज़ात में दुरुस्त हैं, कभी एक कभी दूसरा काम करता है। जो रिसर्च है उससे पता चलता है कि हमारे जिस्म में जो जरासीम या उसको क्या कहेंगे, वायरस को, जरसूमे, वायरस से इस्तेमाल होता है। हाँ, वायरस जरासीम से अदना हालत है ज़िंदगी की जिसमें ज़िंदगी की सारी इलामतें नहीं पाई जाती, कुछ पाई जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, इसलिए कि ये
बहुत जल्द अपने रूप बदलता है और इसमें म्यूटेशंस बहुत होती हैं और एवोल्यूशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा तेज़ अगर अमल दिखाता है तो वायरस में दिखाता है। तो बाज़ तहकीकात से पता चलता है कि जब एक वायरस, मसलन नज़ले का वायरस है, नज़ला जरासीम से नहीं होता, वायरस से होता है। कोई वायरस असर दिखा रहा है, आपने उसको एंटीडोट किया, उसको मार दिया, तो कुछ वायरस ऐसे हैं जो फ़ौरन अपनी शक्ल बदल लेंगे और जो दवाई बाज़ वायरस के लिए जहर का काम कर रही थी उनको उसका पता भी नहीं चलेगा। नई दवाई ईजाद करें तो वायरस एक और शक्ल में पैदा हो जाता है। तो वायरस में तो ज़्यादातर म्यूटेशंस की जो गैर मामूली रफ्तार है वो डॉक्टरों के लिए एक मुसीबत बनती है। यहाँ तक कि इन्फ्लुएंजा के वायरस कहते हैं इतने बदलते हैं कि एक मौसम में भी कुछ से कुछ होते चले जाते हैं। आज एक दवा ने काम दिया, कल ना दिया। तो वायरस वाली जितनी बीमारियां हैं उनमें एंटीबायोटिक अगर इस्तेमाल की जाए तो वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वायरस के साथ बरह रास्त एंटीबायोटिक का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वायरस को जब तंग करती है वो तो शक्लें ज़रूर बदलता है। और सबसे ज़्यादा जो शर फैलाया है एंटीबायोटिक ने वो वायरस को तक़वियत देने में और वायरस की शक्लें बदलाने में है। दूसरी बात आम जरासीम से भी ये ताल्लुक़ रखती है कि जब एक दवा इस्तेमाल की जाए तो उसके ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल ज़िंदगी ने दिखाना है। सिर्फ इंसान ही नहीं दिखाता, ज़िंदगी की हर किस्म दिखाती है और उस रद्द-ए-अमल में फिर एवोल्यूशन शुरू होती है और जरासीम भी फिर बाज़ ऐसे नए नए आने शुरू हो जाते हैं जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं। एक तो ये नज़रिया है। दूसरा नज़रिया ये है कि दरअसल जरासीम कई किस्म के पैदा होते ही रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इत्तेफाकन, यानी दूसरे नज़रिए के मुताबिक इत्तेफाकन पैदा हो जाते हैं और वो रेजिस्ट करने लग जाते हैं। ये नज़रिया ख़ास तौर पर एथीस्ट साइंटिस्ट को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर पहला नज़रिया माना जाए तो उसमें ज़्यादातर वो मजबूर हो जाते हैं खुदा तआला की हस्ती एक डिज़ाइनर का तस्वुर मानने पर, वरना ब्लाइंड तौर पर हर जरासीम जर्म को या वायरस को क्या पता कि मैंने क्या करना है और क्या बदलना है। तभी खुदा ताला ने कुरान करीम में बार बार ये सवाल उठाया एक सूरत में कि क्या तुम अपने आप के खुद खालिक हो या कोई और खालिक है। जितनी चीज़ें हैं वो अपनी खालिक खुद नहीं हैं, क्योंकि उनको इतनी होश ही नहीं, इतनी अकल ही नहीं कि किसी ख़तरे के वक्त मुझे क्या करना चाहिए। अब अगर सर्दी हो तो बच्चे का बदन माँ ढांकती है और बच्चे को नहीं पता होता सोए हुए को मैंने क्या करना है। जरासीम और ज़िंदगी की अदना किस्मों में दिमाग की नींद इससे बहुत ज़्यादा गहरी है, इसलिए उसको ये भी नहीं पता लग सकता कि मुझे सर्दी में तन ढांपना चाहिए। बस तन ढांपने का जो रद्द-ए-अमल दिखाती है कुदरत, और बाल बनाने का निज़ाम और जिल्दें मोटी करने का निज़ाम, ये तो कोई अदना सी अकल वाला इंसान भी नहीं सोच सकता कि उस जानवर की अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। इसका मतलब यह है कि एवोल्यूशन का बाहर से एक गाइड करने वाले से ताल्लुक़ है और वो उसने ज़िंदगी की बका की खातिर कई किस्म के निज़ाम जारी किए हैं जो उस वक्त अमल दिखाते हैं जब वो ख़तरा दरपेश हो। अगर ये बात दुरुस्त ना हो तो फिर हमें जो बैक्टीरिया हैं उनमें हमेशा से ही एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिलने चाहिए। यानी ये थ्योरी गलत है कि 10 साल या 15 साल तो बैक्टीरिया ने काम किया, बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक ने काम किया, जबकि बैक्टीरिया की जो ऑटोमेटिक एवोल्यूशन हो रही थी वो तो हमेशा से हो रही है। वो शुरू से ही ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते रहने चाहिए थे जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते। यानी इनके नज़दीक 10, 20, 50 किस्म के बैक्टीरिया मौजूद हैं एक ही बीमारी पैदा करने वाले,
कुछ रेजिस्टेंस कुछ नहीं। लेकिन ये गलत है। असल में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा होने उस वक्त शुरू होते हैं जब एक दवा उनको दबाना शुरू करती है, और उसके रद्द अमल के तौर पर पैदा होते हैं। और जितना आप दवाओं में तरक्की करते चले जाते हैं उतना उनका रद्द अमल बढ़ता चला जाता है, उनकी अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत में इजाफा होता चला जाता है। और ये क्यों है, ये वो खुद नहीं कर रहा है कॉन्शियसली। खुदा ताला ने ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ज़िंदगी की हर किस्म को ये रद्द अमल का एक ख़ास सलीका बख्शा है, जिसके ऊपर उस ज़िंदगी की बका की बिना है, इन्हिसार इसी बात पर है। लेकिन चूंकि उनका दिमाग नहीं, चूंकि वो साइंसदान नहीं हैं, वो इतने बारीक ज़राए कैसे इख्तियार करते हैं, इसका हल क्या है? इसका मजहबी हल ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों के मज़मून पर ये एक नई बात दुनिया को बताई कि फ़रिश्ते सारे कानून कुदरत को चला रहे हैं, और हर कानून का एक फ़रिश्ता है जो जुनूद और रब्बे का कुरान करीम फरमाता है ऐसे हैं कि तुम शुमार भी नहीं कर सकते। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जहालत है लोगों की, जो समझते हैं कि कानून खुद ब खुद चल रहे हैं और हर कानून अपने दायरे में बैठा हुआ है। इसके लिए गैर मामूली डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मौत के नतीजे में कॉन्शियस डिसिप्लिन पैदा नहीं हो सकता, और लॉज ऑफ नेचर अपनी अपनी जगह ऐसी सख्ती से कारबंद हैं कि इनके, और फिर एक दूसरे से ताल्लुक़ भी है, वरना डेवलपमेंट ना हो, कि इन सब के कुछ फरिश्ते हैं मामूर जो उन कवानीन को चला रहे हैं। बस ज़िंदगी की बका के लिए भी कुछ फरिश्ते मामूर हैं, और उनको खुदा ताला की तरफ से हदायतें हैं कि जब ज़िंदगी को ये ख़तरा दरपेश हो तो उसमें उस वक्त मुनासिब तब्दीलियाँ करो, उनकी जीन में, उनके दूसरे कुदरती जो दिफाई निज़ाम हैं उनको इस्तेमाल में लाओ। और वो प्रोविजंस मौजूद हैं, लेकिन उनका वक्त पर इस्तेमाल करना जिस कॉन्शियस अक्ल को चाहता है वो फरिश्ते करते हैं। मगर दुनिया माने या ना माने, आपको ये समझना चाहिए कि ये जो निज़ाम है ये कायनात का खुद ब खुद नहीं चल रहा। अहमदी जहाँ तक साइंसदान का ताल्लुक़ है, वो अल्लाह के हवाले के बग़ैर कायनात पर गौर कर ही नहीं सकता। अगर करेगा बग़ैर हवाले के तो बेवकूफ़ कहलाएगा, क्योंकि कुरान करीम ने उलुल अलबाब की तारीफ़ में ये बात दाखिल फरमा दी है कि जब वो देखते हैं ज़मीन दुनिया के रात को और दिन के अदलने बदलने को और निज़ाम कायनात को, तो यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। उलुल अलबाब वो हैं जो फिर ज़मीन और आसमान की पैदाइश पर गौर करते हैं। नतीजा क्या निकालते हैं? रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। एक ये नतीजा निकालते हैं कि ज़रूर किसी बैरूनी ताकत ने पैदा किया है निज़ाम, अज़ खुद नहीं हुआ। और अगर किसी अक्ल कुल ने जो बाहर है इस निज़ाम से, उसने पैदा किया है, तो बातिल पैदा करना अक्ल के ख़िलाफ़ है। इसलिए दूसरा तभी नतीजा ये निकलता है कि कोई मकसद होगा, वरना इतना गैर मामूली अक्लमंद वजूद जो बारीक दर बारीक बातों पे नज़र रख रहा है, उसने सारे कायनात के निज़ाम को मरबूत कर दिया है और फिर दिन ब दिन आगे बढ़ाता चला जा रहा है, वो अक्ल कुल ही है। और अक्ल कुल से ये तवक्को कि पागलों की तरह बेवजह आंखें बंद करके एक चीज़ पैदा कर रहा है, ये ठीक नहीं। तो आग से बचने की जो दुआ है, उसका मतलब ये है कि अगर हम इन इस्तेमालात को जिनकी खातिर ये चीज़ें पैदा की गई हैं बरमहल ना करें तो हम सज़ावार होंगे, क्योंकि डिज़ाइन करने वाले के डिज़ाइन से टकराने वाला सज़ा पाता है। बस ए खुदा हमें आग के अजाब से बचा, यानी हमें जो तेरे डिज़ाइन हैं उनके बरक्स काम करने की तौफीक न बख्श। और बहुत सी नई बीमारियां जो अब ईजाद हुई हैं कुदरत की तरफ से,
उनका डिज़ाइन की मुखालफत से ताल्लुक़ है, और ख़ास तौर पर वो सज़ा के लिए मुकर्रर हुई हैं। ये इसी आयत का आगे इसी आयत की एक आगे बढ़ी हुई तफसीर है, समझ लें कि आग की सज़ा बातिल, अगर बातिल नहीं है तो उसको बदलने, उसके गलत इस्तेमाल से सज़ा लाजिम हो जाती है। और आग की सज़ा जो है वो सिर्फ मरने के बाद नहीं होती, बल्कि इस दुनिया में भी निज़ाम में दखल अंदाजी से सज़ा मिलती है। तो जितना सेहत का निज़ाम है उसमें एक कानून का जारी व सारी है, पूरी तरह सख्ती से कारबंद है। सेहत बिगड़ने में इंसान का ये दखल है कि वो बदनी गुनाहगार हो जाता है, रूहानी की बजाय जिस्मानी गुनाहगार हो जाता है। मगर बाज़ दफ़ा जब वो रूहानी डिज़ाइन हो उससे टकराता है तो वो बैक वक्त रूहानी गुनाहगार भी हो जाता है और उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। बस ये जो बीमारी का निज़ाम और सेहत का निज़ाम है, ये अतात या अदम अतात की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब वापस चलते हैं नक्सवामिका और सल्फ़र की तरफ। मैंने बताया था कि सल्फ़र का इससे एहतियात लाजिम है, यानी एंटीबायोटिक शक्लों में सल्फ़र बेस जो है वो चूँकि बरह रास्त जरासीम को मारने में मुमिद होता है, इसलिए जरासीम उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल दिखाकर नई नई शक्लें बनाते रहते हैं। और ये जो तबी रद्द अमल है ये होम्योपैथी में ऐसा दिखाई नहीं देता, और होम्योपैथिक दवाएं जो जरासीम को मारती हैं वो लिवर को सप्रेस नहीं करती, उनके ख़िलाफ़ लिवर रद्द अमल नहीं दिखाता, उसके ख़िलाफ़ जरासीम वैसा रद्द अमल नहीं दिखाते। इसका मतलब ये है कि वो जो मैंने नज़रिया बयान किया था कि दरअसल ये रद्द अमल के नतीजे में नई तरक्यात हैं जो जरासीम इख्तियार कर रहे हैं, नई तरक्याती शक्लें हैं जो जरासीम इख्तियार कर रहे हैं, यही दुरुस्त मालूम होता है। एक तीसरी वजह आदत की वजह है। इंसानी ज़िंदगी हो या हैवानी ज़िंदगी हो, हर चीज़ को आदत पड़ जाती है। अब किसी भी फ़िज़ा में आप सांस लें, उसके अंदर कुछ जहरीली मादे भी होते हैं। हर मुल्क के हर फ़िज़ा में अलग अलग बातें होती हैं। कुछ अरसे के बाद उस मुल्क के बाशिंदों को उनकी आदत पड़ जाती है, और जब तक फिर जहरीले मादे बढ़े ना, उस वक्त तक वो बिलअमूम उनसे महफूज रहते हैं। एक नया आदमी जब ऐसी जगह पहुंचता है तो फ़ौरन बीमार हो जाता है। इसलिए बीमारियों का जगह बदलने से भी ताल्लुक़ है, और इसका ताल्लुक़ आदत से है असल में। अब जरासीम को जब आप एक दवा मारने बहरास्त मारने के लिए दवा देते हैं तो कुछ देर के बाद उनको आदत पड़ जाती है, और वो आदत ज़रूरी नहीं कि उनकी तख्लीकी शक्लें बदलाए, उनके अंदर ये मादा मौजूद है कि आदत के नतीजे में ज़्यादा जहर बर्दाश्त कर सकें। मसलन इंसान है, अगर एक इंसान अफ़ीम खाना शुरू करे तो बढ़ते 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 इतनी बड़ी बड़ी गोलियां अफ़ीम खाने वाले हमने देखे हैं जिनका 10वां हिस्सा भी आम आदमी को मार देगा और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर ना खाएं तो घबराहट होती है, फिर और बढ़ाना पड़ता है। बाज़ ऐसे हैं जिनको संखिया खाने की आदत होती है, आर्सेनिक, और मैंने उसके लिए संखिया तो नहीं कह दिया था, नक्सवामिका के लिए कुचला है, हाँ ठीक है। संखिया खाने की आदत होती है, और संखिया खा के वो काफ़ी अपनी मकदार को बढ़ा भी लेते हैं, और उनको बाज़ बीमारियों से निजात मिल जाती है, लेकिन ख़ुद संखिया एक बीमारी बनता है। बाज़ ऐसी बातें जिस्म के बाद ऐसे अज़ा को मऊफ़ कर देता है जो उसके बाद फिर ठीक नहीं हो सकते। तो मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि आदत है। अब आपको अगर सर दर्द हो और आप एस्प्रिन खाएं तो कुछ देर एक एस्प्रिन फ़ायदा देगी, कुछ देर के बाद 2 के बगैर गुजारा नहीं होगा।
फिर बाज़ दफ़ा 3 मांग लेनी पड़ती हैं। बाज़ औरतें आती हैं सर दर्द का शिकायत, कहती हैं जी जब तक मैं फक्का ना मारूँ एस्पिरिन का उस वक्त तक मुझे आराम नहीं आता। लेकिन सर दर्द को आराम दिलाते दिलाते वो अपने दिल को ख़राब कर लेती हैं, अंतड़ियाँ जला बैठती हैं, गुर्दों के पर्दे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एस्पिरिन में एक करोसिव मादा भी है जो झिल्लियों पर असरअंदाज होता है। इसका ताल्लुक बैरूनी जिल्द से नहीं है, इसका अंदरूनी जिल्द से है। और ये इसका ख़ास असर ये है कि बैरूनी जिल्द को सुकून बख्शती है और अंदरूनी जिल्द को तकलीफ़ बढ़ाती है। तो बीमारियों को अंदर से बाहर धकेलने की बजाय ये बाहर से अंदर की तरफ लेके आती है। इसी तरह ये जब जोड़ों में दर्दें हों और एस्पिरिन ज़्यादा खाई जाए तो उसके नतीजे में बाद दिल की तकलीफ़ हो जाती है। उसकी भी वजह यही है कि ये जोड़ों से तेज़ाबी मादों को निकालती है। कुछ पसीने के ज़रिए निकल भी जाते हैं, कुछ गुर्दे की झिल्लियों के ज़रिए निकल जाते हैं, लेकिन शुरू की बातें हैं ये। कुछ अरसे के बाद आदत पड़ जाती है जिस्म को और वो एस्पिरिन उतना काम नहीं करती, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, यहाँ तक कि इस दौरान गुर्दे भी फेल हो जाते हैं और जिल्द के अंदर वाले हिस्से जिनके अंदर गुदूदें हैं बाहर निकालने की, मादे को बाहर निकालने की, वो नाकाम हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ को फिर पसीना आना कम हो जाता है और एस्पिरिन जितनी मर्जी खाएं जिल्द खुश्क रहेगी और पेशाब में मादे निकालने का, गुर्दों में जो मादा निकालने की सलाहियत अल्लाह ने बख्शी है वो ख़राब हो जाती है। तो आदत का मतलब ये है कि एक चीज़ जो आज एक असर पैदा कर रही है कल ना करे और मज़ीद चाहिए हो, मज़ीद चाहिए हो, मज़ीद। और ये जो बीमारी है इस पहलू से जहन्नम के मुशाबे है। जहन्नम भी आग है ना, तो हल में मज़ीद उसकी सिफ़त अल्लाह ने बयान फरमाई है। तो ऐसी दवाएं जो बरह रास्त बीमारी के नहीं बल्कि जरासीम मारने वाली हों, वो बिल आखिर ख़तरनाक साबित होती हैं। सल्फ़र उनमें से है अगर एलोपैथिक इस्तेमाल की जाए। अगर होम्योपैथिक इस्तेमाल की जाए तो बिल्कुल बरक्स नतीजा निकालती है। ये ज़िंदगी को तक़वियत देती है और रद्द अमल पैदा करती है। बस वो बीमारियां जो जिस्म के गहरे अज़ा में छुपी हुई हैं उनको ये निकाल के बाहर फेंक देती है। और बाज़ दफ़ा बीमारी चूँकि सख्त होती है इसलिए इतना सख्त रद्द अमल होता है कि लोग डर जाते हैं और बाद ऐसे मरीज़ फिर जगह बदल लेते हैं। उनको नक्सवामिका से किसी हद तक फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। सल्फ़र अगर आप दें बवासीर के लिए तो मैंने जैसा कि बताया था बवासीर के मौके शुरू में कुछ बड़े हो जाते हैं क्योंकि वो स्किन की तरफ आ रही है ना, बाहर बैरूनी असर दिखा रही है। जिगर बेहतर होगा कुछ तो मौके बड़े होने शुरू हो जाएंगे। उन मौक़ों में नरमी पैदा करने के लिए नक्सवामिका बेहतरीन काम करती है। तो इन मानों में इसका जोड़ है सल्फ़र से। बज़ाते खुद नक्सवामिका बहुत गहरे अज़ा पर असर नहीं कर सकती, मगर जिल्दी असरात इसके नुमायाँ हैं और मस्कुलर ख़ास तौर पर जो बैरूनी मसल्स हैं उनकी बीमारियों में नक्सवामिका अच्छी दवा है। इसका अपना एक मिजाज पैदा हो जाता है जो असाबी मरीज़ों का ना, जो तेज़ाबी मरीज़ों का होना चाहिए। जिस शख्स का मैदा खटास बनाना शुरू कर दे या खुराक गल कर आहिस्ता आहिस्ता खटास में तब्दील हो जाए, वो शख्स अमूमन चिड़चिड़ा होता है। और ज़्यादा खट्टे मैदों वाले मरीज़ बिलअमूम पतले दुबले निस्बतन पतले दुबले होते हैं क्योंकि वो निज़ाम हज़म उनका पूरी तरह ग़िज़ा को अंदर जज़ब नहीं करता। बाज़ सूरतों में इसके बरक्स हैं, ये बिल्कुल मोटे और फैले हुए। ऐसे मरीज़ों के तेज़ाब के लिए और दवा है और जो पतले दुबले निस्बतन
एंगुलर जिनको कहते हैं, नोकदार मरीज, उनकी और दवा है। नक्सवामी का एंगुलर मरीजों की, यानी निस्बतन पतले दुबले लेकिन बहुत तेजाबी और गुस्से वाले और चिड़चिड़े, ऐसे मरीजों की बाज़ ख़ास आदत हैं जो इनकी बीमारियों को बढ़ाने वाली हैं। रातों को लंबा जागने वाले, मगरबी तहजीब में शराब ज़्यादा पीने वाले जिसकी वजह से मैदा उड़ जाता है, और हमारी तहजीब में खट्टी चीज़ें खा खा के ज़्यादा चटखोरेपन की वजह से मैदा जवाब दे जाए और बेहद तेज़ाब पैदा होना शुरू हो जाए, और बैठने के का काम ज़्यादा हो। वैसे क्लरिकल जॉब्स हैं आजकल के ज़माने में, वैसे ही ये ज़्यादा है। एक्सरसाइज मुनासिब साथ ना हो और बैठा रहे तो कमर जवाब दे जाती है। बस जो मरीज़ ज़्यादा बैठते हैं उनके लिए लाजिम है कि कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें, मगर इस ज़माने में जिनको ज़्यादा खाने पीने ऐश की आदत हो, रातें जाग के काटें और सुबह देर तक सोएं और फिर जाकर दफ्तरों में बैठ जाएं, उनके लिए चोटी की दवा है नक्सवामी का। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, बहुत गहरे अंदरूनी मरकज़ी आज़ाद से इसका इतना ताल्लुक़ नहीं, मगर म्यूकस मेम्ब्रेन से है और जिल्द के साथ है, और जिल्द के साथ सरफेस के मसल्स के साथ इसका ताल्लुक़ है। कमर दर्द अगर बैठ बैठ कर मसल्स के जवाब देने से हो तो मुस्तकिल एक कमर दर्द लग जाती है ऐसे मरीजों को, उसका इलाज नक्सवामी का है। इस ज़मन में आपको मैं एक पुरानी दवा दोबारा याद कराता हूँ। कमर दर्द के लिए वो एक ख़ास मिजाज रखती है, किसी को याद है? इस्कुलस। इस्कुलस इस्कुलस का कमर दर्द मस्सों से ताल्लुक़ रखता है, और इस्कुलस में भी कुछ इलामतें हैं, क्योंकि सल्फ़र के भी मस्से हैं, नक्सवामी का भी मस्सों से ताल्लुक़ रखता है। कमर दर्द में दोनों कुछ मुशाबे नज़र आते हैं, मगर इस्कुलस की कमर दर्द और नक्सवामी का की कमर दर्द में तमीज़ करनी हो तो एक बात बड़ी नुमाया है कि इस्कुलस के मरीज़ में जिसके मस्सों की वजह से तकलीफ़ हो और कमर दर्द हो, कमर दर्द अमूमन जब वो खड़ा होकर चलने लगता है तो कूलों में आ जाती है, कमर को छोड़कर कूलों की तरफ मुंतकिल हो जाती है, और दोनों तरफ, किसी एक साइड से इसका ताल्लुक़ नहीं है। जबकि नक्सवामिका की कमर दर्द मुस्तकिल कमर की दर्द है। ऐसे दर्जी जिनकी कमरें मारी जाती हैं बैठ बैठ के, उनके लिए नक्सवामी का इलाज है। मसल्स के लिए बैरूनी हिस्से, खुसूसन जो बैरूनी मसल्स हैं, उनको टोन अप करने में नक्सवामी का अच्छा काम करती है। और जब ये नक्सवामी का जहर दिया जाए किसी को तो उसके मसल्स में से जान निकलती है। इसलिए वो अगर इंतहाई इलामतें नक्सवामी का की किसी मरीज़ में पाई जाएं तो बैरूनी मसल अंदरूनी मसल की बहस नहीं है। मस्कुलर अगर नक्सवामिका की चिड़ की और दूसरी तेज़ाबी इलामतें और चक्कर वगैरह पाए जाएं तो हर किस्म की मस्कुलर कमज़ोरियों में टोन अप ज़रूर करती है। खुसूसियत से अगर इसका मैदे की तेज़ाबियत से ताल्लुक़ हो। एक इस्तिलाह है होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में मुझे नहीं पता है कि नहीं, इसको कहते हैं एसिड डेबिलिटी। एसिड डेबिलिटी, हार्ट बर्न। हार्ट बर्न है आपके यहाँ इस्तिलाह कोई? क्या होता है हार्ट बर्न? तेज़ाबियत, मैदे में तेज़ाबियत। मैदे में तेज़ाबियत जी। उस तेज़ाबियत के नतीजे में जो अचानक कमज़ोरी पैदा हो जाती है, बाज़ दफ़ा मरीज़ समझता है कि मुझ में हाथ हिलाने की भी ताकत नहीं है, उसको एसिड डेबिलिटी कहते हैं। यानी जिस्म में तेज़ाब बढ़ने से अचानक कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। ऐसे मरीज़ बाज़ जिनको एसिड डेबिलिटी हो और कोई दवा काम ना करे, उनमें मैंने देखा है नक्सवामी का बाज़ दफ़ा जादू का सा हुक्म रखती है। 2 खुराकें इसकी ऊपर तले
चंद मिनट के वक्फे के साथ आप दे दें तो अल्लाह के फजल के साथ ये गैर मामूली शफा अता करती है। वो मरीज़ जो पड़ा हुआ है, डॉक्टर बुला लिए जाते हैं, बाज़ दफ़ा हार्ट स्पेशलिस्ट भी आ जाते हैं और वो समझते हैं कि देख लेते हैं कि दिल की तकलीफ़ नहीं, लेकिन पता नहीं लगता कि क्या करें। कोई एलोपैथिक दवा काम नहीं करती, वहाँ नक्सवामी का काम कर जाती है। ये तजर्बा मुझे खुद अपने ऊपर हुआ। असल में जब मैं स्टूडेंट था जामिया में, उन दिनों की बात है, रब्बा में 1950-51 की, कि मुझे सर दर्द चूँकि होती थी, मिग्रेन, और वही हाल मेरे से गुजरा जो मैंने बताया है कि एक एस्पिरिन ने फ़ायदा छोड़ दिया, 2-3 सैंडोल दवा मुझे फ़ायदा दिया करती थी जो अब्बा जान से मिलती थी, कभी कभी कलकत्ते से आती थी, मगर अक्सर वो मुयसर नहीं थी, तो मजबूरन मुझे एस्पिरिन ज़्यादा खानी पड़ी। एस्पिरिन ज़्यादा खाने से वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर असर पड़ा और मैदे में एसिड बहुत हो गया। खाली एसिड तो मैं फिर मुझे उल्टी करनी पड़ती थी, उससे गला जलता था और वो ग्लैंड्स ख़राब हो जाते थे गले के, लेकिन वो बर्दाश्त हो जाता था। कभी सोडा खाने की कोशिश की तो सोडे से और आजकल की जो एलोपैथिक दवाएं हैं उनसे बया एक जैसा असर होता है। वक्ती तौर पर थोड़ी हवा डकार आए और हमने कहा बड़ा मैं ठीक हो गया हूँ, उसके बाद पहले से भी तेजाबियत बढ़ जाती है। वो जब खून में जाता है ना ये सब मादा, तो और ज़्यादा गुस्से से मज़ीद तेजाब बनाता है, इलाज कोई नहीं। तो इन हालात से गुज़रते हुए फिर मुझे वो आखिरी मरहला भी आ गया कि बाज़ दफ़ा लगता था कि जिस्म से बिल्कुल जान निकल गई है, और ये कैफियत 2-2, 3-3 दिन भी रहती थी। डॉक्टरों को बुलाया गया, अब्बा जान को भी पता लगा, उन्होंने भी उस वक्त जो भी अच्छे माहिरीन थे उनको दिखाया। उन्होंने कहा जी दिल की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इलाज कोई था नहीं। तो इस दौरान फिर मैं होम्योपैथिक में दिलचस्पी लेने लगा। जब होम्योपैथिक शुरू की तो मुझे फिर नक्सवामी का ख्याल आया। मैंने कहा ये मुझे सूट करना चाहिए। और एक दफ़ा मेरा अप्पा के घर, कच्चे मकानों में जो हम रब्बा में होते थे, मैं इसी तरह पड़ा हुआ था, बिल्कुल लगता था कि हाथ भी ज़ोर से हिलाया तो जान निकलेगी, और मैंने मेरे पास से कह के नक्सवामी का मंगवाया और 15 मिनट के वक्फे से 2 खुराकें खाई, उछल के खड़ा हो गया, सारी न ताकती ख़त्म, जैसे थी ही नहीं। इतना जल्दी इसने मसल को टोन अप किया है। उसके बाद फिर जब कभी भी हुआ हमेशा इसने फ़ायदा दिया और फिर आदत ही ख़त्म हो गई। इसको मैंने दूसरे मरीज़ों में भी इस्तेमाल किया है, उसी तरह फ़ायदा देती है। तो नक्सवामी का जब एसिड बढ़ने से मसल्स को कमज़ोर कर दे, उसकी बेहतरीन दवा है। नक्सवामी का कमज़ोर ना कर दे, एसिड बढ़ने से जब मसल्स में जान निकल जाए और तेजाबी मादे अपनी जगह हैवक दिखाएं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहाँ नक्सवामी का बिलअमूम फ़ायदा बख्शती है। एक नक्सवामी का की ख़ास इलामत है, क्यों जी अभी है ना वक्त? ठीक है, हाँ जी ठीक है। वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, पेरिस्टॉलिक मूवमेंट को नक्सवामी का जहर सुस्त कर देता है। यानी पेरिस्टॉलिक मूवमेंट से मुराद यह है कि मैदे से लेकर अंतड़ियों तक जब तक इखराज ना हो जाए फुजले का, उस वक्त तक एक ख़ास रिदम के मुताबिक एक ख़ास ताल पर अंतड़ियाँ और जिस्म मैदा भी सारे यूँ हरकत कर रहे हैं, मुट्ठी की तरह यूँ यूँ, और एक तरफ से चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इसकी रफ्तार अल्लाह ताला ने इतनी वाज़ेह तौर पर मुअय्यन फरमा दी है कि अगर सेहत ठीक हो तो 14 घंटे में ये मुंह से लेकर आखिर तक ये साइकिल मुकम्मल होना चाहिए। कुछ वक्त मैदे में लगेगा, कुछ छोटी अंतड़ियों में, कुछ बड़ी अंतड़ियों में, लेकिन 14 घंटे में ये साइकिल मुकम्मल होना चाहिए। और 14 घंटे के बाद कुछ अर्सा फिर रेक्टम में ये मौजूद रहता है मादा, क्योंकि वहाँ वो पानी चूसता है। जो रेक्टम का आखिरी बड़ा हिस्सा है ना आंत का, उसमें इसलिए रखा जाता है इसको
कि वहाँ से फिर वो पानी चूसता है और इसको फिर ड्राई करता है और सब कुछ निचोड़ने की चीज़ें निकालने के बाद फिर हरकत पैदा होती है और ये करीबन 24 घंटे बन जाते हैं। तो इतना हैरत अंगेज़ मेजर्ड निज़ाम है कि 24 घंटे में ये पूरे साइकिल कंप्लीट होते हैं। अगर इसमें फ़र्क पड़ जाए तो इसके नतीजे में या कब्ज़ होगी या असाल होंगे। अगर जल्दी शुरू हो जाएं तेज़ाबी मादों की वजह से या और किसी इरिटेशन की वजह से, तो अंतड़ियाँ जल्दी मूव करती हैं और एक इंसान को बार बार हाजत होती है। नक्सवामिका में भी ऐसी इलामत पाई जाती है। बाज़ दफ़ा सुस्त करता है, बाज़ दफ़ा तेज़ी करता है। जब तेज़ी करे तो इसकी इलामत यह है कि अमूमन खुश्क इजाबत नॉर्मल होती है, जिसका मतलब है पेचिश नहीं है, कोई जरासीम असर नहीं दिखा रहा है, सिर्फ मूवमेंट का वक्त बदलने के नतीजे में है। उस सूरत में दिन में 3 या 4 दफ़ा मरीज़ जाएगा और इजाबत दुरुस्त होगी मगर थोड़ी होगी और हर दफ़ा एहसास होगा कि अभी पूरी तरह मैं फारिग नहीं हुआ, फिर चला जाएगा, फिर यही होगा। अगर ऐसी इलामत अपने साथ नरम इजाबत लाए तो वो पल्स्टिल्ला है। पल्स्टिल्ला का भी ताल्लुक़ अंतड़ियों की हरकत का निज़ाम बिगड़ने से है, मगर उसमें और नक्सवामिका में फ़र्क यह है कि नक्सवामिका सख्त इजाबत रखता है, जिसका मतलब है इसके नतीजे में अंतड़ियाँ खुश्की की तरफ मायल हैं और उनकी हरकत का रिदम बदल गया है। मगर पल्स्टिल्ला में खुश्की की बजाय कुछ ऐसी इरिटेशन है जिससे अंतड़ियाँ जिस्म का पानी वापस चूसने लग गई हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसलिए वो असहाल नहीं बनते बल्कि पेस्टी इजाबत होती है, जैसे पेस्ट की कैफियत हो। वो जब इस तरह आए तो उसमें पल्स्टिल्ला बहुत अच्छा काम दिखाती है। लेकिन नक्सवामिका में जहाँ हरकत सुस्त हो जाए, ये तो है ना तेज़ हुई है हरकत, यानी हरकत तेज़ हुई है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके स्पेज़मोडिक है ये हरकत। अगर हरकत बिल्कुल तेज़ हो तो फिर अमूमन खराश की इलामतें नुमायाँ हो जाती हैं, असहाल ज़रूर पैदा होते हैं। मगर ये जो इलामत है ये स्पेज़मोडिक है। स्पेज़मोडिक का मतलब ये है कि तशन्नुजी हालतें हैं, कुछ देर अंतड़ियों ने काम किया है, फिर तशन्नुज पैदा हुआ, कहीं ब्लॉकेट हो गया, वहाँ फुजले का रास्ता आगे से बंद, कुछ अर्से के बाद फिर, जिसका मतलब ये है कि नक्सवामिका का पेट के कॉलिक से भी ताल्लुक़ है और तशन्नुज से भी ताल्लुक़ है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तशन्नुज के मुतालिक मैं मज़ीद बात बाद में बताऊँगा, लेकिन अब आपको मैं दूसरा पहलू बताता हूँ कि नक्सवामिका जब रफ्तार को आहिस्ता कर देता है तो उस सूरत में मैदे में तेज़ाब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मैदे के जलना, उसमें तेज़ाबी हालतों का नक्सवामिका से ज़्यादातर ताल्लुक़ इस वजह से है कि ये अंतड़ियों की हरकत को माऊफ अगर नहीं करता तो सुस्त ज़रूर कर देता है। अगर होम्योपैथिक में दिया जाए तो इसका बरक्स असर दिखाता है। मैं जो कह रहा हूँ नक्सवामिका ये जहरी असर रखता है, मुराद ये है अगर इसको आम डोजेज में दिया जाए जो जहर के तौर पर जिस्म पर असरअंदाज हों, तो फिर होम्योपैथिक जो एलोपैथिक में ये असर ज़ाहिर होंगे। एलोपैथिक नहीं, यानी आम तरीक में। लेकिन अगर उसको होम्योपैथिक में दिया जाए तो जो इलामतें वो आम दिखाता है उसके बरक्स इलामतें पैदा होती हैं। बस नक्सवामिका की सूरत में खाने से जो तेज़ाबियत कम होती है उसकी बड़ी वजह यह है कि वो हरकत को बहाल करता है और ऐसा तेज़ाब फिर ज़्यादातर फुजले में निकल जाता है। अगर आप इसका हल ना करें और सोडे खाएं या दूसरी ऐसी दवाएं खाएं जिनको एड्जॉर्बिंग कहते हैं, एड्जॉर्ब करती हैं, आमतौर पर चारकोल की दवाएं होती हैं और इस किस्म की एल्यूमिना बेस्ड दवाएं बहुत सी होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं, ना एड्जॉर्ब
एब्जॉर्ब का मतलब है अपनी जिल्द पर उसको जमा कर लेती हैं। उनके नतीजे में जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है, अपने ऊपर भी तजर्बा करके देखा है, बाहर भी, तेज़ाबियत का रुझान कम कभी नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। लेकिन नक्सवामी का या दूसरी तेज़ाबी दवाओं से अगर इलाज किया जाए, होम्योपैथिक दवाओं से, तो रफ्ता रफ्ता रुझान कम हो जाता है। और आम तौर पर जो मरीज़ तेज़ाबी मिजाज का हो उसको शाज़ ही कभी होती है फिर तकलीफ, वरना नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो नक्सवामी का को इस पहलू से इसकी बुनियादी सिफात समझ कर याद रखें, तो फिर जब मरीज़ आपके सामने आएगा आपको फ़ौरन नक्सवामी का याद आएगा कि हाँ मैंने देखा है कहीं ये इस मिजाज का है। एक नक्सवामिका का ताल्लुक़ है तशन्नुजी हालतों से। उसकी वजह यह है कि नक्सवामिका में क्यूप्रम पाया जाता है। नक्सवामिका में बहुत सी दवाएं मैंने कहा था मिलती हैं। ये एक ऐसा फल है पौधे का जिसमें बेलाडोना भी पाया जाता है और क्यूप्रम भी पाया जाता है, और भी बहुत सी मुतफरक चीज़ें ऐसी हैं जो अपना अपना अलग अलग असर दिखा रही हैं। और बेलाडोना और क्यूप्रम में तशन्नुजी हालत बहुत नुमायाँ है, और तशन्नुजी हालत गर्मी से बढ़ती है, क्यूप्रम की भी और नक्सवामिका की भी। लेकिन नक्सवामिका का जो दूसरा मिजाज है वो ठंडा है, इसलिए यहाँ इसमें एक अजीब तजाद पाया जाता है। अमूमी मिजाज नक्सवामिका का ठंडा है। नक्सवामिका के मरीज़ को ज़्यादा सर्दी लगती है निस्बतन, सल्फ़र के मरीज़ को ज़्यादा गर्मी लगती है। पर सल्फ़र का तोड़ इन मानों में भी है कि अगर सल्फ़र के मरीज़ बाज़ हिस्सों में ठंडा हो जाए, मसलन जिल्दों में खून का दौरान कम हो जाए या उसके नतीजे में वारिस पैदा हों, तो नक्सवामिका उस ठंडे मरीज़ के लिए मुफीद है। मगर सल्फ़र गर्म मिजाज है, इसको आप याद रखें। बेलाडोना गर्म मिजाज है, क्यूप्रम गर्म मिजाज है, और ये दोनों इसमें पाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि बाज़ अवारिस के साथ खुसूसियत से गर्मी का ताल्लुक़ है। उन अवारिस में नक्सवामिका के मरीज़ में गर्मी नुकसान पहुँचाएगी, और वो है तशन्नुज। समझ गए? अब जहाँ आप मिजाज पढ़ते हैं दवाओं का, अमूमन हमारी किताबें जो हैं वो इस पहलू से नामुकम्मल हैं कि बाज़ मुहावरे इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं और होते चले जाते हैं और फ़र्क नहीं बताए जाते। हालांकि मुख्तलिफ जो कुदरत ने चीज़ें पैदा की हैं उनमें बाज़ दफ़ा मुतज़ाद असर रखने वाली चीज़ें भी पाई जाती हैं, इसलिए बाज़ दफ़ा बाज़ जहरों का मुतज़ाद असर भी ज़ाहिर होता है। अगर आपको पता चले कि क्या क्या मादे अंदर हैं और उनकी क्या तासीरें हैं, तो फिर आप आसानी से उसको पहचान लेंगी। नक्सवामिका में सल्फ़र बेलाडोना भी है और क्यूप्रम भी। अंतड़ियों के तशन्नुज में ये बहुत मुफीद है, इसलिए मैं अमूमन पेट दर्द के लिए जो हंगामी दवाएं हैं उनमें नक्सवामिका भी साथ रखता हूँ। नक्सवामिका पेट दर्द में और अचानक कॉलिक में बहुत अच्छा असर दिखाती है, मगर हर दफ़ा नहीं। पेट दर्द और कॉलिक की और भी बाज़ दवाएं हैं जिनको आपको हमेशा अपने सफ़र में साथ रखना चाहिए, घर में हमेशा रखना चाहिए, और उसमें गर्मी और सर्दी के असर को अगर आप याद रखें तो आपके लिए तशख़ीस बहुत आसान हो जाएगी। बेलाडोना का मैंने मिजाज बताया था ना, गर्म है, जिसका क्या मतलब बनेगा, सर्दी से फ़ायदा होगा। इसको कन्फ्यूजन दूर कर लें अच्छी तरह। बेलाडोना और क्यूप्रम का मिजाज गर्म है, जिसका मतलब यह है कि ऐसे मरीज़ को अगर सर्दी पहुंचाई जाए तो फिर फ़ायदा होगा। मैग्नीशिया फॉस का मिजाज ठंडा है,
इसलिए ऐसे मरीज को अगर गर्मी पहुंचाई जाए तो फ़ायदा होगा। नक्सवामिका का मिजाज अमूमन ठंडा है लेकिन बाद बातों में गर्म है और तशन्नुजी हालत में गर्म है, कमर की दर्द में भी गर्म है, टकोर से फ़ायदा होता है ना ठंडा है, आई एम सॉरी, तशन्नुज में गर्म है लेकिन कमर दर्द जो मुस्तकिल ठहरी हुई है उसमें मिजाज ठंडा है। ये तमीज़ और फ़र्क बताने के लिए बता रहा हूँ आपको। बैक वक्त मुतज़ाद इलामतें हैं। मैं जो कहता हूँ नक्सवामिका ठंडे मिजाज की है तो इसमें मस्कुलर असर जो अमूमी हैं जिनका तशन्नुज से ताल्लुक़ नहीं, मुस्तकिल ख़राबियों की वजह से बाज़ दर्दें पैदा हो जाती हैं, उनमें अगर नक्सवामिका के मरीज़ को आप ठंड पहुँचाएँगे तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी। ऐसे मरीज़ की कमर दर्द सर्दियों में बढ़ती है, गर्मियों में निस्बतन कम होती है, लेकिन टकोर करेंगे तो फ़ायदा होगा। इस पहलू से इसका मिजाज मैग्नीशिया फास्ट से ज़्यादा मिलता है, लेकिन पेट के तशन्नुज में गर्मी से इसको तकलीफ़ ज़्यादा होगी और इन दवाओं में चोटी की दवाएं बेलाडोना और क्यूप्रम हैं और ये दोनों इसके अंदर जुज़ हैं। लेकिन आमतौर पर जो होम्योपैथ आपको पेट की इलामतों में दवा की तशख़ीस का ज़रिया बताते हैं वो एक और तरह से उन्होंने तय किया हुआ है। पेट दर्द को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो पेट दर्द जिसको यूं आगे झुकने से आराम आए और मरीज़ इकट्ठा होना शुरू हो, उसको कहें ज़रा सीधा हो तो उसकी चीखें निकलेंगी कि हमारी दर्द बढ़ रही है। और बाज़ मरीज़ ऐसे हैं कि वो पीछे तन कर बैठते हैं और बाज़ दफ़ा पीछे हटते चले जाते हैं क्योंकि उनकी दर्द में या उनके दर्द में, मुज़क्कर है असल में दर्द, इसके पीछे हटने से आराम होता है। इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसी दर्दें जिनमें दबाव से दर्द बढ़े, जिसका मतलब है कोई वहाँ थोड़ा सा कोई ऐसा बना हुआ है जिसको जो चीज़ टच भी करे या दबाव पड़े उसको तकलीफ़ बढ़ाती है, उनको पीछे हटने से आराम आएगा क्योंकि जब यूँ होंगे तो वो दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे मरीज़ जहाँ मसलन अंतड़ियाँ फूल रही हैं और हवा के पॉकेट्स बन गए हैं तशन्नुज की वजह से, वहाँ अगर आप उनको दबाएंगे तो आराम आएगा क्योंकि अंतड़ियों में जगह जगह गुब्बारे से बने होते हैं और स्पेज़म होने की वजह से बाज़ जगह वो फूलना शुरू हो जाती हैं, बाज़ लगता है फट जाएंगी। वहाँ अगर उसको यूँ करके दबा के रखो तो निस्बतन आराम होगा। तो अमूमन डायस्कोरिया वो दवा है जिसको कालोसिंथ के मुकाबले पर समझना ज़रूरी है। ये दो दवाएं हैं जो पेट दर्द में इन इलामतों से पहचानी जाती हैं। गर्म सर्द की बहस फ़िलहाल छोड़ दीजिए। अब आम तौर पर जो पेट दर्द ज़ाहिर होती है उसके ऊपर इस पहलू से किस तरह आपको दवा का पता चलेगा। कोलोसिंथ जानते हैं क्या चीज़ है? कोलोसिंथ, कालोसिंथ ये वो एक किस्म की खीरे की किस्म है जो जंगल में पाया जाता है और रेतले इलाकों में जो है ना, इनका हमारे भट्टी साहब का इलाका, वहाँ कसरत से पाया जाता है। क्या कहते हैं आप उसको? तुम्मा, तुम्मा पता है ना? क्या लीबिया में बहुत है? हाँ, रेतला इलाका है और टिब्बों वाला इलाका, वहाँ जो बेल होती है उसमें एक चीज़ उगती है तुम्मा, वो बहुत ही ख़तरनाक कड़वी चीज़ है और सख्त स्पेज़मोडिक है अपने असर में। तुम्मे के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई अमूमन, वरना मेरे ख़्याल में ये बहुत ही मुफीद दवा बन सकती है होम्योपैथिक में, मगर बिलअमूम ज़्यादातर इनकी पहुँच कालोसिंथ के उस हिस्से पर यानी तुम्मे के उस हिस्से पर है
जिसमें पेट की दर्द ऐसी हो कि उसको दबाने से आराम आए। यानी फ़ायदा नहीं होता, मगर अगर कुछ कंफर्ट मिलती है तो सामने झुककर यूं बैठने से मिलती है। और जहाँ मरीज़ इकट्ठा हुआ नज़र आएगा दर्द की वजह से, वहाँ तुम्मे का जहर आमतौर पर फ़ायदा देता है। इसका जुड़ने या ना जुड़ने से ताल्लुक़ नहीं, असल में स्पैज़म है, और स्पैज़म के नतीजे में नक्सवामी का भी काम आता है और बेलाडोना भी काम आता है। लेकिन अगर मरीज़ पीछे को अकड़ता है तो वो एक ही दवा ऐसी है जो सरे दस्त अब तक होम्योपैथी को मालूम हुई है, वो है डायस्कोरिया। बस डायस्कोरिया रखना भी ज़रूरी है। हर घर में बच्चों के और बड़ों के अचानक पेट दर्द के लिए ये दवाएं जो हैं ये अमूमन अपना काम दिखाएंगी। अगर पेचिश हो वाज़े तौर पर और उसकी वजह से पेट दर्द हो तो उसके लिए पेचिश का इलाज अलग मजमून है। मैं अचानक कॉलिक की बात कर रहा हूँ। रात को एकदम आदमी उठता है दर्द की वजह से, उसको तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसने रात क्या खाया था, किस बात का असर पड़ा है, और मुअय्यन करना पड़ेगा किस चीज़ से दर्द बढ़ती है। मसलन बाज़ों को कोका कोला से दर्द बढ़ती है और उनको पता ही नहीं होता कि कोक से मुझे तकलीफ़ हो जाएगी। बाज़ों को बाज़ किस्म की दालें हैं वो खाने से रात को करीबन 1-2 बजे फिर अचानक दौरा पड़ेगा और वो उठ खड़े होंगे। ऐसे मौके पर फौरी असर की दवाएं अगर पास हों तो अल्लाह के फजल से बहुत बड़े क्राइसिस से निजात मिल जाती है। दिल्ली में जब हम ठहरे हुए थे पिछली दफ़ा जब कादियान गए हैं, तो मैं अमूमन उस वहाँ चूँकि और ज़्यादा सैर का वक्त नहीं था, तो मैं तहज्जुद के वक्त नमाज के साथ के अलावा वर्जिश का भी वक्त निकालता था ताकि वो पेट ठीक रहे और बैठ के काम जो है उसमें नक्सवामिका की अलामतें न पैदा हो जाएं। तो मैं बाहर वर्जिश कर रहा था तो तूबा निकल आई बाहर, शदीद तकलीफ़ में थी, तकल्लुफ़ की वजह से वैसे मुझे जगाती ना, मगर शुक्र है कि मैं उठ के उस वक्त वर्जिश कर रहा था। मेरी पाँव की धमक सुनी तो बाहर आई कि मुझे बड़ी सख्त पेट में दर्द हो रही है और बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उसको मैंने वो 1-2 अलामतें पूछी और वो दवाई दी, तो अंदर जाकर 2-3 मिनट के अंदर हंसती ही वापस आ गई। आपने क्या दिया था? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो गई था, बिल्कुल ठीक हूँ। वरना ऐसे मौके पर एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, बाहर ले जाना पड़ता है। ये तो आपको भी बुलाया था, याद है? और वो आपकी दवा से पहले ठीक हो चुकी थी। वैसे उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, एक ऐसी नई इलामत ज़ाहिर हुई थी जो मैंने उसको कवर नहीं किया था। अभी मैं पुरानी दवाई दे रहा था, वो फ़ायदा नहीं दे रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि इसको वो दवा देनी चाहिए, वो मैकफास थी। इसको मैं पहले आगे पीछे और यूं पीछे हटने इसकी वजह से देख रहा था ना। फिर मुझे ख्याल है, मैंने इससे पता किया तो पता लगा कि इसको टकोर से फ़ायदा होता है। तो उस पर फिर मैंने मैग्नीशिया फास्ट गर्म पानी में घोल के चंद खुराकें पिलाई हैं और अल्लाह के फल से बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये दवाएं अपनी तमाम इलामतों के साथ अजबर होनी चाहिए। वो वक्त किताबें देखने का होता ही नहीं। जब भी पेट दर्द के दौरे हों, इस किस्म की इलामतें हों, अचानक असाल हो ऐसे हो जाएं जो ज़िंदगी ले सकते हैं इंसान की, वहाँ कौन सी किताबें आप उठा के पढ़ेंगे और हर दफ़ा किताबें मुयस्सर कब होती हैं? तो ये बातें याद रखें। क्यों जी, वक्त है अभी? अच्छा हाँ, एक सवाल। एक दफ़ा मैंने अपनी कज़ीज़ा का आपसे जिक्र किया था कि मेरे दिमाग यहाँ सर में कोई नर्व में स्वेलिंग हो जाने की वजह से बड़ी शदीद सर की तकलीफ़ हो गई थी और दवाई देने से उन्हें शुगर बहुत बढ़ गई थी। ठीक है। तो आपने इसी क्लास में उन्हें ये नक्सवामी का ही बताई थी। ठीक है। तो वो 1 महीना से वो ले रही हैं बाकायदा। अच्छा। तो कल उनका फ़ोन आया था कि क्या मैं अब जारी रखूँ या लेनी बंद कर दूँ? बताएं तो सही। उन्होंने बताया कि अब मुझे तकलीफ का लेने के बाद क्या असर हुआ है? उन्होंने बताया कि मेरी तकलीफ में कमी हो गई है, सर की दर्द अब मेरी करीब ख़त्म हो गई है। ठीक है। और इंसुलिन जो मैं शुगर की वजह से इंसुलिन के इंजेक्शन 2 ले रही हूँ,
गो उसमें तो अभी कमी नहीं हुई इसीलिए मैंने पूछा था। जी। इसके बाद नेट्रम सल्फ ज़रूरी है उनके लिए। मैं सुन रही होंगी, वैसे मैं लिख भी हाँ। लेती हूँ जी। नेट्रम सल्फ जी। इसके अलावा खाएं और नक्सवामी का 30 भी कभी कभी खाएं। अच्छा जी। नेट्रम सल्फ का जिगर से ताल्लुक़ है जी। और ख़ास तौर पर वो उस लुबलुबे से ताल्लुक़ है जिसमें इंसुलिन बनती है। जी। तो नेट्रम सल्फ शुरू कर दें। 30 में नहीं, 200 में लें बेशक। अच्छा जी। हफ्ते में 2-3 दफ़ा ले लें। अच्छा जी। और हस्बे ज़रूरत कभी कभी नक्सवामी का। अच्छा। फिर 15-20 दिन के बाद रिपोर्ट करें। अच्छा ठीक है जी। सर फरमाइए। मेरे बेटे को सख्त है, फीवर का अटैक हुआ है, ए लेवल्स के इसके इम्तिहान आपने लेगेसीज 1000 में दी है उसको? जी हुजूर, एक नहीं ना फ़ायदा हुआ? नहीं। एल्यूमिना 200 में दी है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ? अच्छा, उसका दोबारा तफसील से बताना पड़ेगा। आजकल जितने हे फीवर मैंने देखे हैं उनमें लेगेसीज की 1000 की एक खुराक ही अल्लाह के फजल से अक्सर काफ़ी होती है, लेकिन अगर फिर रिपीट करे तो एल्यूमिना 200 उसको दूर कर देता है। यहाँ मैं पिछले एक दफ़ा क्लास में बैठा हुआ था तो देखा मुझे खारिश सी और खांसी छींकों की इलामत थी, तो मैंने जाते ही एल्यूमिना की एक खुराक खाई और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। वो बड़ी नहीं मर्ज आ गई, क्योंकि ये हे फीवर की वजह से था। ये आजकल जो पोलन है, हुजूर अगर हे फीवर में खांसी भी साथ हो तो फिर भी काम आती है। खांसी के लिए कुछ और नहीं देना? मलेशिया पास हुआ है। एक चीज़ है, एल्यूमिना के साथ बाज़ दफ़ा एल्यूमिनम देनी पड़ती है, क्योंकि एल्यूमिना तो बेस है, मगर एल्यूमिनम में और भी ऐसे मादे मिलकर एक कंपाउंड बना होता है कि उनका फ़ायदा भी पहुंच जाना चाहिए साथ। इसलिए अगर एल्यूमिना अकेली फ़ायदा न दे तो मैं एल्यूमिना 200 और एल्यूमिनम 30 में साथ देता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर उसको दिखाना पड़ेगा मुझे। यानी ये जो है ना नुस्खे, ये तो अमूमी नुस्खे हैं जिसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर मरीज़ पर ज़रूर असर दिखाएंगे। जल्दी में रोज़मर्रा मौसमी तकलीफ़ों के लिए अमूमन कारआमद साबित होते हैं। जो मरीज़ असर ना दिखाए उसको अलग करके फिर उसकी इलामतों पर गौर करना पड़ता है। हुजूर, जिनको हे फीवर के साथ साथ आंखों में शदीद तकलीफ हो, कईयों को तो सिर्फ छींकों की और यहाँ नाक के इर्द गिर्द होती है। आंखों के लिए मैंने बताया था ना आपको, कौन सी दवाई बताई? एक एल्यूमिनियम खुद है, यूफ्रेजिया बताई थी, एक एल्यूमिनियम है, एक इस्कुलस है, यूफ्रेजिया है। यूफ्रेजिया का छींकों से भी ताल्लुक है। और ये जो आंखों में शदीद किस्म की खारिश, वही तो बता रहा हूँ मैं, और क्या बता रहा हूँ। यूफ्रेजिया से शुरू करें अगर, एल्यूमिनियम में भी है ये तकलीफ, यूफ्रेजिया में भी है, और एपिस से भी आँख में इस किस्म की इलामतें पैदा हो जाती हैं। जी, एलियम में भी है। एलियम सीपा में आँख में नहीं है, वो तो नाक की अंदरूनी झिल्लियों के लिए और कान की तकलीफ नजर आती है। आजकल मुबारक को भी बड़ी हुई है तो मैं इस पे बड़ा पढ़ रही हूँ। क्या? मुबारक को भी बहुत हुई है तो मैं देख अच्छा? रही हूँ। जी। मारा मार पढ़ाई पे लगी हुई हैं आप। इसी में कर रही हूँ। उससे क्यों नहीं पूछ लेती? नेट्रम्योर भी छींकों की बड़ी अच्छी दवा है, सेबाडिल्ला भी छींकों की बड़ी अच्छी दवा है। ये जो है ना आपके हमदा साहिबा, हमदा फारूकी, ये जो छींकों के लिए, एलर्जिक छींकों के लिए सेबाडिल्ला 6 में और नेट्रम्योर 200 में, अगर हे फीवर हो ही ना बल्कि नज़ले की टेंडेंसी हो तो उसमें बेसिलिनम और नेट्रम्योर मिला के देना चाहिए। बाद दफ़ा इन्फ्लुएंजिनम और बेसिलिनम मिला के देना चाहिए। तो कई इम्कानात हैं, एक दो दवाओं को इस तरह ना पकड़ने की उसके सिवा और कोई है ही नहीं। बहुत सी दवाएं मुख्तलिफ मरीज़ उनके मुताबिक बरमहल दवा का इस्तेमाल ज़रूरी है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।